नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में एक बार फिर लाल आतंक के काराना हमले और हमारे जवान की शहादत की। सुकमा के ताड़मेटला में नक्सलियों से लोहा लेते हुए सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव शहीद हो गए। उनके 9 और घायल साथियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हर किसी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, मगर सियासत एक बार फिर गर्म हो गई। विपक्ष सरकार के राज में नक्सलियों के बढ़ते हौसलों के आरोप लगा रहा है, तो सरकार का कहना है हम और मजबूती से नक्सलियों से लड़ेंगे। सवाल यह है, ऐसा कब तक चलता रहेगा? सवाल यह है, क्या इसी रणनीति के साथ नक्सल का खात्मा किया जाएगा? कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। यह है नितिन भालेराव। नितिन भालेराव सीआरपीएफ के 206 बटालियन में असिस्टेंट कमांडेंट थे, लेकिन अब नितिन भालेराव यादों में ही रह गए हैं। सुकमा के ताड़मेटला में नक्सलियों के कायराना हमले में नितिन ने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया और शहीद हो गए। दरअसल सीआरपीएफ को ताड़मेटला के पास बड़ी नक्सल मूवमेंट की खबर मिली थी। खबर मिलते ही नितिन अपने साथी जवानों के साथ बिना वक्त गंवाए नक्सलियों से लोहा लेने निकल पड़े, मगर उन्हें नहीं पता था कि वो जिस ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं वो सारा ऑपरेशन एक झूठी जानकारी पर आधारित था और वो उन्हें ही फंसाने के लिए था। जंगल में नक्सलियों की तलाश में घूम रहे नितिन भालेराव आईईडी बम की चपेट में आ गए और बुरी तरह जख्मी हो गए। तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने चारों तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, मगर हमले में नितिन भालेराव शहीद हो गए, जबकि उनके 9 साथी घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और नितिन को श्रद्धांजलि दी गई। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर शहीद की शहादत को नमन किया। साथ ही सरकार ने साफ कर दिया कि इस घटना के बाद नक्सलियों से और मजबूती से लड़ा जाएगा। कुल इस घटना में कोबरा बटालियन के सीआरपीएफ के थे 10 लोग हताहत हुए हैं, 2 सामान्य थे जिनको जगदलपुर भेजा गया। 8 को यहाँ लाया गया था। खतरे से बाहर हैं सभी। एक जवान जो असिस्टेंट कमांडेंट था वो शहीद हुए, जिनको अभी आप सबकी उपस्थिति में हम सब ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पहली बात तो ये है कि सीआरपीएफ के जो जवान शहीद हुए हैं, जो प्रेशर बम ब्लास्ट हुआ उसमें एक जवान शहीद हुआ और 9 जवान घायल हुए हैं। इस घटना से हमारे जवानों के मनोबल में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि ये नक्सलियों की घबराहट और उसके कायरता की निशानी है। सरकार ने शहादत को नमन किया तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी। हालांकि ट्विटर पर ही श्रद्धांजलि देने पर कांग्रेस ने पूर्व सीएम पर सवाल भी उठा दिए। अब सवाल यह है, हर बार एक हमला होता है और हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। सवाल यह है, हर बार नक्सलियों के खात्मे के दावे किए जाते हैं, तो क्या इसी रणनीति के तहत नक्सलियों का खात्मा होगा? सवाल यह है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह, कब तक हमारे जवान यूं ही शहीद होते रहेंगे? सत्य प्रकाश के साथ देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नमन करता है नितिन भालेराव को, असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ 206 बटालियन, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और हम कामना करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और बहुत जल्द कोशिश ये हम दुआ करते हैं कि वो 9 हमारे साथी जवान भी जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर वापस अपनी ड्यूटी पर जाएं। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से श्रीचंद सुंदरानी जी और कांग्रेस की तरफ से धनंजय सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठाकुर साहब, सुंदरानी जी। ठाकुर साहब, पहला सवाल आपसे। 6 अप्रैल 2010 यानी आज से ठीक 10 साल पहले इसी सुकमा के ताड़मेटला में सीआरपीएफ की पूरी कंपनी नक्सलियों के निशाने पर आई थी। 76 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए थे। कुछ नहीं बदला क्या इन 10 सालों में? तब भी वही हाल था? आज भी ताड़मेटला में नक्सली उतनी ही हिम्मत से आगे बढ़ते हैं, जवानों पर हमला करते हैं?
आसिफ जी, सर्वप्रथम मैं शहीद जवान को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे ईश्वर, इस प्रार्थना करता हूं। पूरा कांग्रेस पार्टी और राज्य की सरकार उस जवान के परिवार के साथ खड़ी हुई है और जो हमारे घायल जवान हैं उनके शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करता हूं। निश्चित तौर पर नक्सलवाद एक बड़ी चुनौती के रूप में छत्तीसगढ़ में है और जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हैं निश्चित तौर पर पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हुआ है। उसके बाद भी पूर्ववर्ती सरकार ने नक्सली गतिविधियों पर विराम लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने नक्सलवाद को एक बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हम जमीनी स्तर पर जाकर काम कर रहे हैं। हमारा मानना यह है कि नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ की जनता से पहले हमको विश्वास जीतना होगा, हमको उनके विकास की बात करनी होगी और सुरक्षा तो हम नक्सली समस्या से जड़ से उनको समाप्त करने में सफल होंगे और इसमें सरकार 2 साल से काम कर रही है। इसकी परिणाम है कि नक्सली गतिविधियों में कमियां आई है, खत्म नहीं हुई है और निश्चित तौर पर हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का है और इसके लिए हर प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है, जहां विकास देनी चाहिए वहां विकास दिया जा रहा है और आम जनता पे जो विश्वास पैदा करने का काम सरकार ने किया है उससे हम लड़ाई बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे और नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त होगा। ठाकुर साहब, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। सुंदरानी जी, आपके पास आ रहा हूं। आपसे एक मेरा सवाल, 15 साल आपके पास रहे और 15 साल का वक्त बहुत लंबा होता है किसी भी छोटी या बड़ी समस्या से उलझने के लिए, जूझने के लिए, उसे जड़ से खत्म करने के लिए। लेकिन आपकी सरकार में, आप ही की केंद्र सरकार ने माना कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बढ़ता बढ़ता 14 ब्लॉक तक चला गया और आप उसी रणनीति पर काम करते रहे। वो कौन सी रणनीति थी पता नहीं, लेकिन उसमें नक्सलवाद का विस्तार ही हुआ। केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट थी। आसम भाई, हम तो ये दावे के साथ कह सकते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जी को विरासत के रूप में नक्सलवाद मिला था और डॉक्टर रमन सिंह जी ने जिस प्रकार लड़ाई लड़ी नक्सलवाद के खिलाफ, कभी उनके सामने घुटने नहीं टेके, कभी उनके प्रति नरम रुख नहीं अपनाया, जैसा कि कांग्रेस के नेताओं का हमेशा रवैया नक्सलियों के प्रति नरम रुख अपनाने का है। जहां तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्ति की बात, तो फिर सुंदरानी जी, वो कौन था जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नक्सली भी इसी छत्तीसगढ़ी माई के लाल हैं, आएंगे तो भाई मानकर गले लगा लेंगे? किसका बयान था ये, कौन था वो? देखिए, हमेशा डॉक्टर रमन सिंह जी ने आक्रमण की भूमिका में रहे। आप देखिए, सरगुजा में हमने पूरी तरह से नक्सलवाद को आसिफ भाई समाप्त किया। हम बस्तर में भी नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके थे और डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था कि केंद्र की मदद से हम 2021 में नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बनी। लेकिन आप देखिए, पिछले काफी समय से ग्रामीणों को मार रहे हैं नक्सली और आज जिस प्रकार से तालमेटला में घटना हुई है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक घटना है। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं शहीद जवान को और जितने भी जवान घायल हुए हैं शीघ्र स्वास्थ्य लाभ लेकर वे अपनी ड्यूटी पे आएंगे और फिर प्रदेश की हमारी सुरक्षा में लगेंगे। निश्चित रूप से ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं आसिफ भाई। लेकिन बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के विकास में भी बाधा पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आप देखिए लगातार जवान नागरिक मारे जा रहे हैं, कहीं न कहीं विकास अवरुद्ध हो रहा है। तो नक्सलियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कसी हुई है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी रायपुर आके बैठक की मुख्यमंत्री। नहीं, मैं इस पर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं सुंदरानी साहब। आप कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने रायपुर आकर बैठक की, मैं मान रहा हूं, लेकिन शहीद नितिन भालेराव को श्रद्धांजलि ताड़मेटला में नहीं दी गई। उनका पार्थिव शरीर रायपुर लाया गया और राजधानी में होने के बावजूद आपका कौन सा बड़ा नेता एक बार उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचा? आप मुझे बताएंगे कौन वहां मौजूद था? तस्वीरों में मुझे सिर्फ ताम्रध्वज साहू, पुलिस के अधिकारी और विकास उपाध्याय नजर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से वहां नहीं पहुंचे, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी ने श्रद्धांजलि दी है निश्चित रूप से। और हमारा हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, शहीदों के प्रति समर्पण की भावना है हम लोगों की। हम देश के
जवानों का सम्मान करते हैं। पूरे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, डॉक्टर रमन सिंह जी हो, या सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो भी है, सभी जवानों को हम सैल्यूट करते हैं। हम नतमस्तक होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे देश की सुरक्षा और प्रदेश की सुरक्षा उन्हीं के कारण है। आज हम लोग सुरक्षित हैं तो कहीं न कहीं जवानों की बड़ी भूमिका है। नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर हम सुरक्षित हैं तो इन्हीं जवानों के दम पर हम सुरक्षित हैं। सुंदरनी साहब, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। ठाकुर जी, आपके पास आ रहा हूं। और ठाकुर साहब, मेरा आपसे सीधा सवाल है। देखिए, आपको तो नक्सलियों पर और ज्यादा इसलिए ताकत से प्रहार करना चाहिए क्योंकि नक्सलियों का सबसे बड़ा हमला अगर सियासी तौर पर किसी ने झेला छत्तीसगढ़ में तो वो आप ही हैं, आप ही की पार्टी है। मेरा आपसे सवाल यह है, कैसे आपकी रणनीति काम नहीं कर रही? के विजय कुमार 3 दिन पहले आते हैं, रणनीति पर बातचीत होती है, प्लानिंग बनती है और उसके बाद फिर यह हमला होता है। फिर रणनीति किस काम की? ऐसी रणनीति किस काम की जिसमें हमारे जवान मारे जाएं, शहीद हो जाएं? देखिए आसिफ भाई, मैंने पहले ही कहा कि 15 साल तक जो राज्य में सरकार रही है वो कहीं न कहीं नक्सल मोर्चे पर विफल रही है। राज्य निर्माण के समय जो बस्तर के जो 3 विकास खंडों तक नक्सलवाद था, जहां पे उनको कुचला जा सकता था, जहां पे उसे खत्म किया जा सकता था, वो रमन सिंह की सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ 14 जिले अगर नक्सल प्रभावित हो जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती सरकार ने नक्सलवाद को रोकने के लिए कोई काम नहीं किया है। दूसरी बात, मैंने एक बात कहा कि 15 साल में जो सरकार रही है वो बस्तर के जो आम नागरिक हैं उसका विश्वास जीतने में नाकाम रही है, उसको विश्वास दिलाने में नाकाम रही है कि सरकार उनकी है। और लगातार आप देखेंगे बस्तर में जल जंगल जमीन पर कब्जे करने किस प्रकार से इस सरकार के पूर्ववर्ती सरकार ने षड्यंत्र किया था। मैंने पहले कहा कि नक्सलवाद को अगर हमें जड़ से समाप्त करना है तो हमें सबसे पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो आम नागरिक है, बुद्धिजीवी वर्ग है, पत्रकार साथी है, हमारे जो युवा साथी हैं, उनका विश्वास हमको जीतना होगा। वही काम हम कर रहे हैं। उनके हाथ में रोजगार दिया जा रहा है, विकास वहां तक पहुंचाया जा रहा है, शिक्षा का प्रकाश, लाइट की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था पे की जा रही है। इसका ही परिणाम है कि बीते 1 साल में नक्सली घटनाओं में बहुत ज्यादा अंकुश लगा है। मैं खत्म हुई नहीं कर रहा हूं। और हमारी सरकार की स्पष्ट मानसिकता है, स्पष्ट मानना है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा और विकास को पहुंचाकर नक्सलवाद की जो गुमराह करने की जो नीतियां इनकी, जो सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, उसको समाप्त किया जाएगा। और नक्सल मोर्चे पर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हमारी सरकार की स्पष्ट और पारदर्शी नीति है। हमारा लक्ष्य नक्सलवाद को खत्म करना है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी इस विषय में काम कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार के रवैया रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस सरकार के द्वारा जो सहयोग हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। अभी आप देखेंगे 7 बटालियन जिसका आवंटन यहाँ पे हुआ था, उसको जब हमने मांगा तो किस प्रकार भाजपा के नेताओं ने उसका भी विरोध जताया था। स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या सोचते हैं। और यही वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता नक्सलियों को 4 लाख रुपए की चंदा देते हैं, जिसकी बात विधानसभा में उठती है। और यही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हैं जो एक निजी चैनल, निजी अखबार के इंटरव्यू में कहते हैं कि नक्सली जो है हमारे बिछड़े हुए बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पास नक्सली को खत्म करने की मानसिकता नहीं रही है। इसका दंश आज पूरे छत्तीसगढ़ भोग रहा है। ठाकुर साहब, देखिए, दलगत राजनीति से अलग, बीजेपी कांग्रेस से अलग छोड़कर क्या 15 सालों की रमन सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में कोई विकास नहीं किया? क्या विकास के बल पर ही नक्सलवाद खत्म होगा? और अगर कुछ विकास उन्होंने किया, कुछ विकास आपने किया, तो नक्सलवाद क्या खत्म हो गया? आपको लगता है ऐसा? देखिए, मैंने पहले कहा कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां की समस्या से जब तक आप धरातल पर नहीं जाएंगे, और हमने उन समस्या को जाना और पहचाना है कि वहां पे युवाओं के हाथ में रोजगार देने में सरकार विफल रही है। वहां पे विश्वास, क्योंकि देखेंगे कि किस प्रकार से जो क्षेत्र के जंगल जमीन में कब्जा करने के षड्यंत्र किया गया, उनके जो अधिकार उनका हनन किया गया, तो एक डर और भय 15 साल में उत्पन्न किया गया था। और उसके बाद नक्सलियों को वहां पे मौका मिल गया वहां की जनता को गुमराह करने का, तभी तो नक्सलवाद कवर्धा तक पहुंच गया। बस्तर के जो अंतिम छोर में नक्सलवाद था वो अगर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के गृह जिले कवर्धा तक पहुंचते हैं तो कहां इस सरकार ने काम किया था। और मैंने पहले कहा इस नक्सली मामले में सरकार हमारी बहुत संवेदनशील है और इनको खत्म करना हमारा लक्ष्य है। हर प्रकार के हमारे द्वारा उपाय किए जा रहे हैं और जहां गोली चलानी हम गोली चलाएंगे, जहां रोजगार देनी वो रोजगार देंगे, जहां शिक्षा देनी शिक्षा देंगे। आप देखेंगे आसिफ भाई, 15 साल में रमन सिंह की मुख्यमंत्री रहे, कभी बस्तर में जाकर चौपाल नहीं लगा है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बस्तर में जाकर चौपाल लगाते हैं, जनता की बात सुनते हैं, विश्वास पैदा करते हैं कि बस्तर सुरक्षित है। जो नक्सलियों का भय उसको तोड़ने का काम करते हैं। तो एक मुखिया हमको छत्तीसगढ़ में जो मिला, एक मजबूत
मुखिया है, तो निश्चित रूप से जनता उसके साथ खड़ी हुई है। जनता के सहयोग से हम ये लड़ाई को लड़ने में सफल होंगे। और हमारे सेना के जो जवान हैं, हमारे जो पुलिस के जवान हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं और नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। धनंजय जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। सुंदरानी जी, आपके पास देखिए, आपसे मैंने एक सवाल पूछा तो आपने कहा था कि हम 2021 तक नक्सलवाद खत्म करने वाले थे, लेकिन उसमें मैं सीधा आपसे एक सवाल पूछता हूं। 2021 तक आप नक्सलवाद खत्म करने वाले थे, आपने कहा कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम सरकार में इस बार चुनकर नहीं आ पाए। सब डबल इंजन की सरकार थी आपके पास केंद्र की बीजेपी सरकार थी, आप भी यहां बीजेपी की सरकार चला रहे थे छत्तीसगढ़ में। अगर डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से नक्सलवाद को खत्म नहीं कर सकती तो फिर हम क्या उम्मीद करें, किससे उम्मीद करें? देखिए, मैंने कहा ना कि हमने सरगुजा में पूरी तरह नक्सलवाद को समाप्त किया और बस्तर को भी हम नक्सल मुक्त करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे थे। और आज भी बीच में कहीं ऐसा महसूस हुआ कि नक्सलवाद पे धीरे धीरे अंकुश लग रहा है। डॉक्टर ही नहीं, आपने उसको नक्सल प्रभावित बनाया, आपकी सरकार के फलताओं का नक्सल प्रभावित बना। मैं आऊंगा आपके पास, सुन लीजिए सर एक बार। हाँ सुनानी जी बोलिए। सरगुजा में विरासत में मिला नक्सलवाद। अगर आप इतिहास के पन्ने पलट लें, अगर गलत साबित हो तो आप मुझे बताएं। आप इतिहास पढ़ लीजिए। बस्तर के दक्षिण बस्तर के 3 विकास खंड तक नक्सलवाद था जब राज बना तब। आपकी सरकार के नेताओं के कारण आपके राजनीतिक लालचा थी, उसके चलते 14 जिलों तक पहुंचा नक्सलवाद। सरकार की रिपोर्ट है, आपकी सरकार केंद्र में बैठी हुई है। धनंजय जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सुंदरानी साहब, आप कह रहे हैं कि हमें विरासत में नक्सलवाद मिला, तो धनंजय जी क्यों नहीं कह सकते या कांग्रेस क्यों नहीं कह सकती कि अगर विरासत में आपको मिला है तो विरासत में उन्होंने क्या छोड़ा था और उसे कितना विस्तृत रूप में उनको विरासत में मिला है नई सरकार में? भाई, विस्तृत नहीं हुआ, जिले छोटे छोटे हो गए, इसलिए अपने को लगता है कि ज्यादा फैला, जबकि वास्तविकता यह है कि बस अभी भी बस्तर तक सीमित है। बस्तर पूरे देश का सबसे बड़ा जिला है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं सुंदरानी जी। मैं बिल्कुल आपकी बात से आसिफ भाई सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। जिस प्रकार डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने विकास के माध्यम से, गोली के माध्यम से नक्सलवाद को दबाने का पूरा प्रयास किया और उसमें काफी हद तक हम सफल भी हुए। और आज अगर ये दावा कर रहे 1.5-2 साल की जो सरकार थी, तो वो भी तो डॉक्टर रमन सिंह जी की नीतियां थी जिसके कारण आज लग रहा था कि नक्सलवाद पर कुछ लग रहा है। लेकिन इनका लचीला रुख, इनका नरम रुख कहीं ना कहीं नक्सलवाद को फिर से बढ़ावा देने में सफल हो रहे हैं। ये कितनी भी बात करें, गोली का जवाब गोली से देंगे। कोई एक घटना बता दे, हमने विधायक खोया है एक विधानसभा चुनाव के पश्चात, वहां पे हत्या हुई है हमारे एक विधायक की, शहीद हुए हमारे विधायक। तो लगातार तो घटना हो रही है। अब तो हम ग्रामीणों पे हमला कर रहे हैं, नकली गांव के ग्रामीणों को हमला कर रहे हैं। जबकि आपकी सरकार में देखिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, परिवर्तन यात्रा में सुरक्षा मिलती है। एक मिनट धनंजय जी, एक मिनट। कांग्रेस की सरकार में आप कह रहे हैं कि आपने अपना विधायक भीमा मंडावी खोया, सुंदरानी जी, और आपकी सरकार में कांग्रेस ने अपना शीर्ष नेतृत्व खो दिया, उस बात का भी दुख होगा आपको? निश्चित रूप से। मैंने हजारों बार, और इसकी जिम्मेदारी सरकार की सुरक्षा की। एक और विकास यात्रा में फोर्स लगा दिया जाता है, दूसरी ओर परिवर्तन यात्रा में सुरक्षा हटा दी जाती है। और जब पूरे धनंजय जी एक मिनट उस जांच को भी रोकने का। अरे धनंजय जी, आप अगर सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब के लिए वक्त लीजिए ना सर, थोड़ा सा। धनंजय जी एक मिनट सुन लीजिए, इसके बाद मैं आता हूं आपके पास। देखिए आसिफ भाई, मैं निश्चित रूप से ये मानता हूँ कांग्रेस की शीर्ष स्तर के नेता जो शहीद हुए उनके बारे में मैंने सैकड़ों बार आपके चैनल में कहा, जितना आपको कांग्रेस के नेताओं को होगा उससे कम मुझे नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हुए जो छत्तीसगढ़ के नेतृत्व करता थे, छत्तीसगढ़ की कमान उनके हाथ में थी। ऐसे नेताओं का शहीद नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यजनक घटना थी छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए। और भी जो हमारे बहुत सारे नेता शहीद हुए, मैं अगर सूची निकालने बैठूं तो बहुत लंबी। नहीं, मैं उस पर कहीं ये नहीं पूछ रहा कि किसके ज्यादा शहीद हुए किसके नहीं हुए, मैं कहीं नहीं पूछ रहा ना। मैं ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के ही शहीद क्यों हुए, आपके क्यों नहीं हुए, मैंने ये भी नहीं पूछा। जो भी नेता अगर नक्सलियों का शिकार होता है वो बहुत दुखद है। मैं आता हूं सुधारण साहब इस पर। सुधारण साहब, अब मैं आपके पास आता हूं, एक मिनट। धनंजय जी, आपको मैं 30 सेकंड दे पाऊंगा, बोले सर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार रही है, जैसे आपने जिक्र किया,
वो देश में आतंकवाद को रोकने में विफल रही है और राज्य में जो उनकी सरकार रही है और नक्सलवाद को रोकने में विफल रही है। पूरी तरीका से आप देखेंगे देश में उस दौरान आतंकवादी घटनाएं बढ़ी है, बहुत सारे हमारे जवानों की शहादत बेवजह हुई है और इनके ढूल मूल नीति के चलते हुई वही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी रहा है। एक जो 3 विकास खंडों तक जो बस्तर के सीमित रहा नक्सलवाद, अगर ईमानदारी से काम किया गया होता, राजनीतिक लाभ के हट के काम किया गया होता तो बस्तर का नक्सलवाद कवर्धा नहीं पहुंचता। शायद सुंदरानी जी को मालूम है कि बस्तर कहां है और कवर्धा कहां है, और जिस सरगुजा की बात करें कि नक्सलवाद वहां से हमने खत्म किया, वो तो नक्सलवाद वहां था ही नहीं। आपकी सरकार के फलताओं के चलते वहां नक्सलवाद ने पनपा था। तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद को बढ़ाने में, पालने पोसने में पूर्ववर्ती सरकार की लापरवाही नजर आती है। ठीक सर, अब देखिए नक्सलवाद कहां तक फैला, कहां से आया, डिबेट का मुद्दा वो नहीं था। नक्सलवाद रहेगा कब तक और कब तक लाल आतंक का खात्मा होगा, डिबेट का मुद्दा ये था। सर मेरे पास वक्त खत्म हो गया, बहुत धन्यवाद सर। मेरे पास बहुत लंबा वक्त नहीं है 2021 या 22 तक के लिए। सियासत तो दावा कर देती है, लेकिन मुझे इसी में कुछ निकालना पड़ता है। इसी में हम ढूंढते हैं कि क्या कोई कंक्लूजन, कोई निर्णायक चीज निकल सकती है क्या, या कुछ सुझाव निकल सके तो। बहुत धन्यवाद श्रीचंद सुंदरानी जी, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए थे। धन्यवाद धनंजय सिंह ठाकुर साहब, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए थे।